हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे रसायन विज्ञान का एक टॉपिक का नाम हमारे है महत्वपूर्ण औषधियाँ। इसमें हम प्राकृतिक और कृत्रिम मतलब सिंथेटिक और नेचुरल दोनों प्रकार की औषधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं औषधियाँ क्या होती हैं। सबसे पहली बात, बहुत कम आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं। बात करें कि हम दवाइयाँ लेते हैं, कितनी दवाइयाँ लेते हैं, जैसे खाने की तरह दवाइयाँ कभी नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि बहुत कम आणविक द्रव्यमान के रसायन होते हैं जो क्या करते हैं, शरीर में होने वाली जैव प्रक्रियाओं में, हमारे शरीर में होने वाली जो जैव प्रक्रियाएँ होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इनसे क्रिया करके आप ध्यान रखेंगे हमारे शरीर में होने वाली जैव प्रक्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, इनसे क्रिया करके चिकित्सकीय रूप से लाभदायक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ध्यान रखना, चिकित्सकीय रूप से लाभदायक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो ये सब हमारी क्या कहलाती हैं, औषधियाँ कहलाती हैं। अब औषधियों की बात करें तो औषधियों को हम 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। नॉर्मली वैसे तो कई भाग किए जा सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इसमें 6 भाग कर सकते हैं। पहले प्रकार की औषधियाँ मतलब पीड़ाहारी, जो दर्द निवारक होती है। दूसरा प्रशांतक, जो आपको शांत करती है। तीसरी होती है सूक्ष्म प्रति सूक्ष्म जीवी मतलब एंटी माइक्रोबियल्स, मतलब जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने वाली। चौथी होती है एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जी ड्रग्स, जो एलर्जी में ली जाती है। पांचवी एंटासिड, जो एसिडिटी के समय ली जाती है। और छठी होती है हमारी प्रतिनिषेचक औषधियाँ मतलब एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी पीड़ाहारी एनाल्जेसिक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। ध्यान रखना, पीड़ाहारी को अंग्रेजी में एनाल्जेसिक कहते हैं। कहाँ काम आती है? पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए प्रयुक्त रसायन होते हैं। ये क्या होता है? पीड़ा या दर्द को कम करने के लिए जो रसायन काम आते हैं वो हमारे एनाल्जेसिक होते हैं। फिर तंत्रिका सक्रिय रसायन होते हैं, मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने वाले ये रसायन होते हैं। या तो सक्रिय कर देते हैं या निष्क्रिय कर देते हैं, जिससे क्या है हमारी जो दर्द होता है वो कम होता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। हमारे पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक की बात करें, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार तो आप नाम से भी समझ जाएंगे कैसे, अस्वापक औषधियाँ, मतलब जिन दवाइयों को लेने से आपको नींद नहीं आती है, आपका दर्द तो दूर हो। 2 ही तरीके हैं भाई, आप ठीक तरह से सो जाएंगे तो आपको दर्द का अनुभव कम होगा, या फिर आपका दर्द ही कम हो। तो पहली दवाइयाँ होती है अस्वापक मतलब नॉन नार्कोटिक्स, मतलब जिनको लेने के बाद आपको मदहोशी नहीं आती है और नींद नहीं आती है। इनको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मतलब NSAIDs कहेंगे इन्हें। और इनके सेवन से एडिक्शन नहीं होता, मतलब इनको लेने से आपको लत भी नहीं पड़ेगी, इन दवाइयों की लेने की लत भी नहीं पड़ेगी। फिर दर्द निवारक के अलावा ये ज्वर मतलब बुखार, सूजन, लाल चकत्ते और किसी अंग के कार्य न करने पर भी इनको प्रयोग किया जा सकता है। ये कौन सी होती है? अस्वापक औषधियाँ या नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है। जैसे कि हम कौन कौन सी दवाइयाँ होती है, जैसे हमारे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, निमेसुलाइड, हमारा डाइक्लोफेनिक सोडियम, मेलॉक्सिकम, हमारी ये कुछ दवाइयाँ ये अस्वापक औषधियाँ हैं जिनको लेने से आपको कभी भी इनकी लत नहीं पड़ेगी। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स की, तो आप बार बार इनको काम में लेते हैं तो हार्ट अटैक की समस्या आती है, किडनी फेल्योर, सुस्ती, अपाचन, एलर्जी, इस प्रकार की समस्या आ सकती है। अब इसमें क्या है, आपको सर दर्द होता है तो दर्द निवारक में आप कौन सी दवाई काम में लेते हो? नॉर्मली एस्प्रिन काम में लेते हो। कौन सी? एस्प्रिन काम में लेते थे। लेकिन एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। एस्प्रिन की बात करें, एस्प्रिन को कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एस्प्रिन क्या करती है, जल में घुलकर, ये जल में अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? एस्प्रिन गोली क्या करती है, जल में घुलित होकर या अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाती है। और यह अम्ल क्या करता है, आमाशय के खाली होने पर, यदि आपका पेट खाली है मतलब आमाशय खाली है, तो आमाशय के खाली होने पर उसकी दीवार पर घाव कर देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्सर। इसी को हम क्या कहते हैं? अल्सर। इसीलिए हमें एस्प्रिन जो गोली है उसको कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। और ये वाली तो आपने सुनी होगी ये नाम, डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये भी एक तरह की दर्द निवारक गोलियां हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारे मज़दूर लोग होते थे वो सारे दिन तो मजदूरी करते थे, तो दिन में थक जाते थे, फिर उनका शरीर दर्द करता था, तो ये वाली गोली होती थी डाइक्लोफेनिक सोडियम, ये दवा वो ले लेते थे। और ये लगभग आज से लगभग 15-20 साल पहले की बात है,
तो ये मतलब कि 5 रुपये में 10 गोली आती थी। क्या 5 रुपये में 10 गोली आती थी, तो और मज़दूर लोग क्या है इसको आसानी से ले लेते थे। तो इसी तरह क्या है जब जानवरों को दर्द होता था तो जानवरों के लिए भी यही दवाई काम में ली जाती थी, डाइक्लोफेनिक सोडियम। फिर अचानक क्या हुआ कि जैसे उत्तर प्रदेश और जो हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश के जो जानवर थे उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दवाई दी गई, तो कुछ समय बाद गया वो जानवर मरने लगे। वो जानवर थे, मवेशी थे, वो मरने लगे। तो उन जानवरों को सभी, जैसे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश हो, उन जानवरों को उन्होंने खुले में पटक दिया। जो मरे हुए जानवर थे उनको खुले में पटक दिया। अब मरे हुए जानवर को कौन खाता है आपको ये पता है? गिद्ध खाते हैं। मरे हुए जानवर को कौन खाता है? गिद्ध। तुम्हारा यूपी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के गिद्धों ने क्या किया, उन मरे हुए जानवरों को खाना शुरू कर दिया। अब डाइक्लोफेनिक सोडियम की एक खासियत होती है कि इसकी वजह से क्या होता है, एक तुम्हारा किडनी फेल्योर की स्थिति आती है, किडनी फेल हो जाती है। तो हमारे गिद्ध थे, उनकी किडनी फेल होनी शुरू हो गई। साथ ही साथ जो हमारे ये क्या है, जो कैल्शियम का अवशोषण होता है किडनी के अंदर, वो वही चीज़ है। किडनी फेल्योर का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी पदार्थ होते हैं वो अवशोषित होने बंद हो जाते हैं, पुनः अवशोषित। तो उनके क्या, कैल्शियम का अवशोषण बंद हो गया। जो हमारे गिद्ध थे उनके कैल्शियम का अवशोषण बंद हो गया। फिर जो वो अंडे देने लगे तो अंडों का जो कवच होता है, शेल होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा कम से कम होने लग गई। क्या होने लगा, कैल्शियम की मात्रा कम होने लग गई। तो उनके कवच क्या है, बहुत पतले पतले होने लगे। जो मतलब जैसे वो अंडे देते तो कुछ समय बाद वो टूट जाते। तो धीरे 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 करते हुए क्या हुआ, गिद्धों की जनसंख्या कम होने लगी। और अब तो हम ये देख सकते हैं कि वो नगण्य की स्थिति में आते जा रहे हैं हमारे गिद्ध। इसलिए सरकार ने जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है इस पर रेगुलेशंस लगा दिए थे। आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। और एस्प्रिन की बात हमने कर ही ली है। दूसरी प्रकार की औषधि आती है स्वापक औषधियाँ, मतलब जिनको लेने के बाद आपको मदहोशी आती है, नींद आनी जैसी पोजीशन आती है, जिनको हम क्या कहते हैं, नार्कोटिक्स। और ये कब ली जाती है, जब आपको तीव्र और असह्य दर्द हो, मतलब ऐसा दर्द हो जो आपसे सहन ना हो, तो ऐसा दर्द हो तब आप ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, नार्कोटिक्स या स्वापक औषधियाँ। इनको लेने के बाद आपको निद्रा आती है, अचेतना महसूस होती है, मतलब बेहोशी जैसी हालत होती है। लेकिन बार बार इनको लेते हो आप तो इससे क्या होगा, आपको क्या होगा, एडिक्शन हो जाता है, लत हो जाती है इसकी। जैसे कौन कौन सी दवाई है, मॉर्फिन, फेटालिन, कोडीन, ट्रामाडोल, मेथाडोन। तो इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनको लेने से आपको क्या है कि इनसे लत भी पड़ सकती है। तो पहली प्रकार की दवाइयाँ हमने देख ली। दूसरी प्रकार की होती है हमारे प्रशांतक। दूसरी कौन सी थी, प्रशांतक। जब किसी व्यक्ति का मन क्या शांत नहीं होता, जब किसी व्यक्ति का मन क्या शांत नहीं होता, उसकी क्या एंजाइटी रहती है, ठीक है, चिंता रहती है, व्यग्रता रहती है, उत्सुकता रहती है, तो ये भी एक तरह की बीमारी मानी जा सकती है। तो मानसिक रोगों के उपचार में ये दवाइयाँ काम आती है जिन्हें प्रशांतक कहते हैं। जैसे हमारी व्यग्रता, चिंता, तनाव, इनसे मुक्ति के लिए क्या ये दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। और ये तंत्रिका सक्रिय औषधियाँ होती हैं, मतलब तंत्रिका तंत्र को सक्रिय या निष्क्रिय करने के लिए ये दवाइयाँ काम में ली जाती हैं। बात करें, इन दवाइयों को लेने से आपको निद्राकारी प्रभाव आते हैं। क्या होते हैं, इन दवाइयों को लेने से आपको निद्राकारी प्रभाव आते हैं, मदहोशी आती है, बेहोशी जैसी होती है, नींद आने जैसी बातें होती हैं। इसीलिए क्या है, नींद की गोलियों में यही चीज़ें काम में ली जाती हैं। जो प्रशांतक औषधियाँ हैं, इन दवाइयों को ही हम नींद की गोलियों में काम में लेते हैं। अब बात करें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, तो इनको दो तरह से बांट के पढ़ते हैं। एक तो हमारे होते हैं एंटी एंजाइटी, मतलब व्यक्ति बीमार नहीं है। जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति जो बीमार नहीं है, लेकिन क्या है, वो ऐसी पोजीशन में है जैसे कोई बंदा पहली बार इंटरव्यू देने जाता है तो उसके क्या घबराहट रहती है मन में, लेकिन वो बीमार नहीं है। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए एंटी एंजाइटी दवाई ले दी जा सकती है। और ये कैसी होती है, माइनर होती है। क्यों, क्योंकि एक पोजीशन के लिए हो सकती है, जैसे पहली बार भाषण देना है तो उसमें एंजाइटी हो सकती है आपको, या फिर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई ऐसी बेसिक मोमेंट है जिसमें आपको क्या घबराहट हो रही है, तो उसके लिए हमारे माइनर दवाई ली जाती है, उसे कहते हैं एंटी एंजाइटी। लेकिन कई क्या होते हैं कि पेशेंट्स होते हैं जो बीमार होते हैं, उनमें क्या मेजर रूप से ये दवाइयाँ दी जाती है, उन्हें हम कहते हैं एंटी साइकोटिक। तो एंटी साइकोटिक दवाइयाँ क्या है, दवाइयाँ तो यही होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, डोज ज़्यादा होती है। जैसे कोई 500 mg, 1000 mg की दवाइयाँ हमारे एंटी साइकोटिक होती है, और 20 mg, 25 mg, तो इतने mg की दवाइयाँ एंटी एंजाइटी हो सकती है। अब बात करें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जैसे हमारे एल्प्राजोलम है, बेंजोडाइजेपाइन है, ये हमारे क्लोर डाइजेपॉक्साइड है, क्लोर डाइजेपॉक्साइड, डाइजेपाम है,
हमारे इक्वेनिल है, मेप्रोवेमेट है, तो ये दवाइयाँ हैं जो हमारे एंजाइटी के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये प्रशांतक के रूप में काम आती है। फिर आपने एक शब्द सुना होगा बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स के बारे में आपको भी पता होना चाहिए बार्बिचुरेट्स क्या होता है। बार्बिचुरिक अम्ल होता है, आप इसका नाम याद रखेंगे क्या, बार्बिचुरिक अम्ल। तो इस अम्ल के व्युत्पन्न जो प्रशांतक के रूप में काम आते हैं, बार्बिचुरिक अम्ल के व्युत्पन्न जो हमारे प्रशांतक के रूप में काम में लिए जाते हैं, मतलब इस अम्ल से बनने वाले जो प्रशांतक होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बार्बिचुरेट्स कहलाते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, इनको लेने से नींद आती है, इनके प्रयोग से क्या होता है, नींद आती है। जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ बनी हैं इसके प्रयोग से, हमारे वेरोनल, ल्यूमिनल, सेकोनल, तो हमारे इस तरह की दवाइयाँ हमारे किससे बनी है, बार्बिचुरिक अम्ल से। और ये भी हमारे क्या प्रशांतक के रूप में काम आती है। तीसरी प्रकार की दवाइयाँ आती है हमारी कौन सी, प्रति सूक्ष्म जीवी, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स, मतलब जो जीवाणु विषाणु को खत्म करने के लिए दवाइयाँ काम आती है, उन्हें हम कहते हैं प्रति सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीव जैसे हमारे जीवाणु, विषाणु, कवक, फफूंद, इनकी वृद्धि को रोकने या फिर नष्ट करने के लिए जो रसायन काम में आते हैं उन्हें हम प्रति सूक्ष्म जीवी एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। अब सबसे पहली बात, जब हम सूक्ष्म जीव होते हैं उन पर हम 3 प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मतलब इस रोग पे या उनके से द्वारा होने वाले जो रोग होते हैं उन पर हम 3 प्रकार से नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। पहला, जो जीवाणुनाशी क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मार देता है। जीवाणुनाशी क्या करेगा, सूक्ष्म जीवों को मार देगा और मार करके रोगी को रोग से मुक्त करेगा। दूसरे होते हैं हमारे जीवाणुरोधी, पहले होते जीवाणुनाशी, दूसरे होते जीवाणुरोधी। ये क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देंगे, भाई जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और तीसरा होता है भाई रोगी बीमार नहीं है, लेकिन क्या है, दवाई लेने से क्या है, रोगी बीमार पड़ेगा भी नहीं और भविष्य में भी नहीं पड़ेगा। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करके क्या होता है, शुरुआत में जैसे बच्चे होते हैं उनको आप टीके लगाते हैं, तो टीके हमारी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। टीके होते हैं वो इसी श्रेणी के अंदर आते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि जो बच्चा है वो भविष्य में बीमार, उन बीमारी से तो बीमार नहीं होता जिसके उसको टीके लगे। अब एंटी माइक्रोबियल्स की बात करें तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। अब जैसी बीमारी वैसा इलाज, तो एंटी माइक्रोबियल भी 6 प्रकार के हम पढ़ते हैं। पहला होता है एंटीबायोटिक, जिसे हम कहते हैं प्रतिजैविक। एक होता है एंटीसेप्टिक, जहाँ कटने जलने वो वाली बात होती है, वहाँ पे जो काम आता है। फिर एंटीवायरल, वायरस के लिए। एंटीफंगल, कवक या फिर फंगस के लिए। एंटी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के लिए। एंटीवर्म या एंटी हेलमेंटिक, जो हमारे वर्म होते हैं, कृमि होते हैं, जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनके इलाज के लिए हमारे एंटीवर्म या एंटी हेलमेंटिक काम आते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्रतिजैविक, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होता क्या है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, हमारे आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित वे रसायन, क्या आंशिक या पूर्ण रूप से संश्लेषित वे रसायन जो सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में, जो कि हमारे सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके, भाई उनके क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोक देते हैं या फिर उनको नष्ट करते हैं। क्या सूक्ष्म जीवों की उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं या फिर नष्ट करते हैं, वो हमारे एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक कहलाते हैं। सबसे पहले शुरुआत की बात करते हैं पॉल एहरलिख की। ये नाम याद रखना, पॉल एहरलिख। अब हमें इसका नाम क्यों याद करना है, क्यों, क्योंकि ये जर्मन वैज्ञानिक थे। अब आप सोचेंगे जर्मन वैज्ञानिक होने से इसका नाम याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहला प्रतिजैविक इन्होंने ही बनाया था। दुनिया में सबसे पहले या पहला प्रतिजैविक की बात करें तो इन्होंने बनाया था। और ये कैसा था, कृत्रिम प्रतिजैविक, मतलब अपनी जो लैबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, उसमें उन्होंने बनाया था, इसलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रतिजैविक की। कौन सा प्रतिजैविक था, उसका नाम उन्होंने रखा साल्वर्सेन 606। ध्यान रखना, उन्होंने जो प्रतिजैविक बनाया था ये कृत्रिम प्रतिजैविक है, ये प्राकृतिक नहीं है, आप याद रखने कृत्रिम शब्द। तो प्रथम कृत्रिम प्रतिजैविक किसने बनाया था, पॉल एहरलिख ने। और दवाई का नाम क्या था, साल्वर्सेन। और बनाया कब था, हमारे वर्ष 1906 में। साल्वर्सेन 606 नाम रखा था, 1909 के अंदर इसकी खोज की गई थी। ध्यान रखना, दवाई का नाम क्या, साल्वर्सेन 606, और वर्ष कौन सा था, 1909। बात करें दवा का नाम तो आपने देख लिया, एक बार और देख लिया, दवा का नाम क्या था, साल्वर्सेन, जिससे पहले 606 कहा जाता था। अब बात करिए दवा किस रोग में काम आती थी।
ये दवा हमारे सिफिलिस नामक जो यौन संचारित रोग है इनके इलाज में बनाई गई थी। जो महिलाओं में जो STD होते हैं, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो उस रोग वैसा एक रोग होता है, सफ़ेद प्रदर कहते हैं इसे, सिफिलिस रोग। तो उस रोग में हमारी ये एंटीबायोटिक के रूप में काम आती है। बात करें इसकी साल्वर्सेन की, तो ये पहला रासायनिक रूप से तैयार किया गया प्रतिजैविक था जो किसी विशेष रोगजनक पर लक्षित किया गया था, मतलब किसी विशेष रोगजनक को मारने के लिए काम में आता था। तो ये हमारा कौन सा था? साल्वर्सेन। फिर आता हमारा पॉल एहरलिच की बात करें, तो ये जो उन्होंने साल्वर्सेन बनाया, इससे क्या हुआ बात कहें, इन्होंने क्या मैजिक बुलेट नाम की एक संकल्पना दी थी। भाई उन्होंने क्या बहुत सारा काम किया इसके लिए, जो हमारे प्रतिजैविक थे इसके लिए बहुत सारा काम किया, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी दवा बनाऊंगा जिसे हम क्या कहेंगे? मैजिक बुलेट कहेंगे। एक ऐसी दवा बनाऊंगा जिसे हम क्या कहेंगे? मैजिक बुलेट कहेंगे। यानी ऐसी दवा जो केवल रोगजनक को मारे, मानव के शरीर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचाए। कई बार क्या होता है कि जैसे रोगजनक को मारने के चक्कर में क्या मानव शरीर को भी नुकसान हो जाता है। तो पॉल एहरलिच कहते थे कि हमें क्या है, मैजिक बुलेट बनानी चाहिए कि जो पर्टिकुलर उस जीवाणु को, विषाणु को ही मारे, मानव शरीर को नुकसान ना पहुँचाए। हमारे पॉल एहरलिच को और किस रूप में जाना जाता है? उन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इम्यूनोलॉजी है इसका जनक भी माना जाता है। और 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए? इम्यूनोलॉजी में योगदान देने के लिए। अब पॉल एहरलिच को और क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इनके द्वारा दवाइयाँ बनाई गई थी। और कौन सी दवाएँ थी? सल्फा औषधियाँ। इनके द्वारा क्या कौन सी दवाइयाँ बनाई गई? सल्फा औषधियाँ बनाई गई थी। अगला प्रतिजैविक आता हमारा पेनिसिलिन। अगला हमारा प्रतिजैविक कौन सा था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की बात करते हैं सन 1928 में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने? डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले प्रतिजैविक हमारे पेनिसिलिन की खोज की थी। उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक जो फफूंद है, फफूंद का नाम आप याद रखेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फफूंद बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता है। जो जीवाणु है तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है कौन? पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलिन विश्व की पहली प्रतिजैविक बनी थी जो प्राकृतिक प्रतिजैविक मानी जाती है। वो तो हमारे साल्वर्सेन हमारे कृत्रिम थी और ये हमारी प्राकृतिक थी पेनिसिलिन। फिर आते हमारे प्रोटोनसिल। क्या प्रोटोनसिल की बात करें तो प्रोटोनसिल की खोज करता कौन थे? हमारे गेरहार्ड डोमगक। क्या? गेरहार्ड डोमगक ही हमारे एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोनसिल की खोज की थी। कब? 1932 में। अब प्रोटोनसिल कौन बना रहा था? हमारा बायर कंपनी, बेयर कंपनी का हो, बायर कंपनी को, या IG फार्मेन एक कंपनी है, तो ये कंपनी बनाती है कौन सी? प्रोटोनसिल। कब खोज की थी इसकी? 1932 में। अब ये हमारे प्रतिजैविक किस में काम आती है? प्रतिजैविक की बात करें तो बच्चों में होने वाला स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण है जो गले का संक्रमण है, खून का संक्रमण है, इसके इलाज में हमारी प्रोटोनसिल काम आती है। बात करें यह सिंथेटिक प्रतिजैविक था, प्राकृतिक यानी प्राकृतिक स्रोत से नहीं बनाया गया बल्कि रासायनिक रूप से बनाया गया था प्रोटोनसिल। ये भी आपको याद रखना। अब प्रोटोनसिल के बारे में कुछ और बात देखें तो प्रोटोनसिल शरीर में जाकर, जब हम कोई भी बच्चा है जिसको गले का संक्रमण या खून का संक्रमण होता है, उस बच्चे को यदि ये दवाई दी जाती है प्रोटोनसिल की, तो ये दवा शरीर में जाकर क्या करती है? सल्फानिलामाइड या सल्फानिलामाइड नामक एक सक्रिय अपघटक में, जो सक्रिय घटक है इसमें बदल जाता है। ये प्रोटोनसिल किस में बदल जाएगा? हमारे सल्फानिलामाइड नाम का एक सक्रिय घटक है उससे बदल जाता है। और ये जो हमारे सल्फानिलामाइड है ये जाके क्या करता है? संक्रमण से लड़ता है, यह संक्रमण को दूर करने का काम करता है। इसी वजह से हमारे गेरहार्ड डोमगक को इस खोज के लिए 1939 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एंटीबायोटिक के हमने उदाहरण देख लिए। अब एंटीबायोटिक के कुछ प्रकार देख लेते हैं। एंटीबायोटिक के प्रकार तो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं एंटीबायोटिक। एक तो हमारी होती है जीवाणुनाशी, एक होती है हमारी जीवाणु रोधी। एक तो क्या होती है? जीवाणुनाशी। नाम से पता चल रहा है जीवाणुनाशी मतलब जीवाणु का नाश करना, मतलब ये क्या करती है? सूक्ष्म जीवाणु को मारने का काम करती है। जैसे हमारा पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑफ्लॉक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाइयाँ क्या होती है? हमारी एंटीबायोटिक क्या होती है? जीवाणुओं का नाश करती है। दूसरा होता है जीवाणुरोधी। ये क्या करती है? सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। ये क्या करती है? सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को रोकने का काम करती है। जैसे हमारा टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, सल्फा ड्रग्स, तो ये हमारे बैक्टीरिया को रोकने का काम करती है।
तो इन शब्दों को अंग्रेजी में भी आप याद रखेंगे कि जैसे हमारे जीवाणुनाशी मतलब बैक्टीरियोसिडल, जाना ना, बैक्टीरियोसिडल, और जीवाणुरोधी का मतलब होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 शब्द आपको याद रखने। हो सकता है परीक्षा में आपके अंग्रेजी में ही पूछ लिया जाए। अब बात करें एंटीबायोटिक की, 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? स्पेक्ट्रम के आधार पर। ये भी क्या एक बार परीक्षा में आया हुआ था कि स्पेक्ट्रम के आधार पर एंटीबायोटिक के प्रकार बताइए। स्पेक्ट्रम तो आप साधारण रूप से समझ जाएंगे कैसे। एक तो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कैसा होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो एक ब्रॉड होगा, दूसरा नैरो हो सकता है। भाई एक ब्रॉड होगा तो एक नैरो हो सकता है, तीसरा कौन सा हो सकता है? सीमित। तो नाम में इनके मतलब है, आप ध्यान रखेंगे कि नाम में ही इनके मतलब है। अब आप सोचेंगे इसलिए नाम में कैसा मतलब है? जब नाम में लिखा हुआ ब्रॉड, जो कहते हैं ना किसी के विचार कैसे हैं? ब्रॉड विचार हैं, खुले विचार है। खुले विचार मतलब जो सबको कहता है कि भैया सब आ जाओ आप, तो खुले विचारों का, खुले दिल का ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब इसकी जिसकी छोटी सोच है, जो चुन चुन के काम करता है, चुन चुन की चीज़ें देखता है। और सीमित का मतलब होता है कि उनकी मर्जी का मालिक है, करता तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता है। बात करें ब्रॉड का मतलब क्या होगा कि हमारे जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है और एक ग्राम नेगेटिव होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं और ग्राम नेगेटिव। दोनों के विरुद्ध काम करता है ये। जो हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, दोनों के प्रकार, दोनों के खिलाफ ही क्या करता है? कार्य करता है। जैसे हमारा एम्पिसिलिन है, एमॉक्सिलिन है, ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये हमारे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध काम करते हैं। दूसरा होता है हमारा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें, ये या तो हमारे ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करेंगे या ग्राम नेगेटिव के खिलाफ, दोनों के खिलाफ नहीं करेंगे। क्या कि या तो हमारे ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ काम करेंगे या ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करेंगे, दोनों के खिलाफ नहीं करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। जैसे हमारे क्या है? पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी क्या है? हमारे नैरो स्पेक्ट्रम के रूप में काम करता है। और सीमित स्पेक्ट्रम मतलब जैसा रोग वैसा हमारे क्या है? प्रतिजैविक काम में लिया जाएगा। जैसा रोग वैसा प्रतिजैविक। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट कुछ प्रतिजैविकों के बारे में जान लेते हैं। हो सकता है परीक्षा में सीधा ही दवा का नाम लेके आपसे पूछ लिया जाए। जैसे पेनिसिलिन के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, किसने खोज की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब? 1928 में। कहाँ से खोजी थी? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फफूंद था, उससे ये जो पेनिसिलिन निकाली गई थी। बात करें कहाँ काम करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जैसे हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन पे काम करता है। अब तक हमने क्या 6 प्रकार की पेनिसिलिन बना ली है। प्राकृतिक पेनिसिलिन कितनी? 6 प्रकार की प्राकृतिक पेनिसिलिन बना ली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकार की काम आती है? पेनिसिलिन जी। आप याद रखें दुनिया में कौन सी पेनिसिलिन सबसे ज़्यादा काम आती है? पेनिसिलिन जी। अब बात करें कुछ अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन भी है। क्या? अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन भी है, जैसे एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन। ध्यान रखना, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन क्या है? हमारे अर्धसंश्लेषित जो हमारे पेनिसिलिन है, जो हमने देखा था नैरो स्पेक्ट्रम वाली थी, नैरो क्या ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली थी एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन। ये कि हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर ही काम करती है। कौन सी? एम्पिसिलिन और एमॉक्सिलिन। क्यों? क्योंकि ये अर्धसंश्लेषित पेनिसिलिन है। बात करें कहाँ कहाँ काम आती है? ये गले में संक्रमण, निमोनिया, टॉन्सिल, त्वचा संक्रमण, तो इस तरह की बीमारियों में ये पेनिसिलिन काम आती है। बात करें इस पेनिसिलिन की विशेषताओं की, तो यह पहली प्राकृतिक प्रतिजैविक है तो जीवाणुओं को की कोशिका भित्ति को तोड़ देती है और उन्हें मार देती है। चुनौती की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी हो गए हैं, अब हो गए हैं, पहले तो नहीं थे। दूसरी हमारी एंटीबायोटिक आती है, कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। बात करें इसकी खोज किसने की? सेलमैन वॉक्समैन ने और टीम थी उसकी, उन्होंने 1943 में, सेलमैन वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन 1943 में खोज की थी। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिलिस नामक जो एक्टिनोबैक्टीरिया है, इससे इसकी खोज की गई थी। कहाँ काम करेगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, साथ ही साथ जीवाणुनाशी है, जीवाणुओं का नाश करने के लिए काम होता है। सबसे बड़ी चीज़, और आपको ये तो याद ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 2025 का हमारा टारगेट था क्या? टीबी से मुक्त भारत। तो टीबी को रोकने के लिए, टीबी के जो हमारे जीवाणु होते हैं वे उनको रोकने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं हमारे, उनको रोकने के लिए ये
एंटीबायोटिक काम आती है। और ये प्लेग और ब्रुसोलोसिस, क्या प्लेग और ब्रुसोलोसिस जो बीमारी होती है मुंह की, खुरपका और मुंह पका वो आते हैं ब्रुसोलोसिस, उसको रोकने के लिए भी काम आती है। विशेषता की बात करें तो पहली एंटीबायोटिक थी जो टीबी के इलाज में सफल रही थी। नुकसान क्या होता है, इसको लेने से श्रवण शक्ति पर असर पड़ता है, मतलब कान दुखने लगते हैं, हो सकता है व्यक्ति बहरा भी हो जाए। तीसरा एंटीबायोटिक आता हमारा क्लोरामफेनिकोल। कौन सा? क्लोरामफेनिकोल की बात करें तो खोज कब हुई थी? 1947 में थॉमस डगन ने इसकी खोज की थी। किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलिस। प्रभावी क्षेत्र की बात करें, दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं को रोकने का काम करता है, वृद्धि को रोकता है। जीवाणुरोधी होते हैं, बैक्टीरियोसिडल स्टैटिक होते हैं, रीडसिडल नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। बात करें इसके प्रयोग की तो मस्तिष्क ज्वर मतलब मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, नेत्र संक्रमण, इनमें ये काम आती है। विशेषता की बात करें तो बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देता है, जो बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन संश्लेषण को ये रोक देता है। इसे ध्यान रखना, इसे क्लोरोमाइसिटिन भी कहते हैं। जो क्लोरामफेनिकोल दवाई है ये हमारे क्लोरोमाइसिटिन के नाम से भी बिकती है। नुकसान की बात करें तो अस्थि मज्जा को नुकसान कर सकती है, जिससे रक्त संबंधी समस्याएं आ सकती है। चौथा एंटीबायोटिक आता हमारा कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। क्या? टेट्रासाइक्लिन किसने खोज की थी? 1945 में बेंजामिन डग्गर ने इसकी खोज की थी। 1945 में टेट्रासाइक्लिन की खोज बेंजामिन डग्गर ने की थी। कहाँ से की इसकी खोज की गई? स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेंसिस। बात करें प्रभावी क्षेत्र की तो व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये व्यापक स्पेक्ट्रम मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कई प्रकार के बैक्टीरिया पर ये काम करता है। कौन सा? टेट्रासाइक्लिन। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हमारा मलेरिया, अमीबियोसिस, मुहासे, यौन संचरित रोग, इनमें काम आती है। इसी वर्ग में और भी एंटीबायोटिक्स है, जैसे कौन सी? ओरियोमाइसिन और हमारा टेरामाइसिन। ये दो नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन, क्योंकि इनको लिखने से आपके नंबर काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। ओरियोमाइसिन और टेरामाइसिन। और आप सोचेंगे क्या है इनके अंदर, क्योंकि ओरियोमाइसिन का उपयोग तो नेत्र संक्रमण के उपचार में किया जाता है। आपने वो छोटे छोटे कैप्सूल देखे होंगे जिनके अंदर एक जेली जैसा लिक्विड भरा होता है, जो हमारे आँखों में जो संक्रमण होता है उसको दूर करने में काम आता है। दूसरा होता है टेरामाइसिन, और टेरामाइसिन का उपयोग हमारा टाइफाइड के उपचार में किया जाता है। किसमें? टाइफाइड के उपचार में किया जाता है टेरामाइसिन का उपयोग। विशेषता की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है और कोशिका विभाजन में बाधा डालता है। ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को रोकता है और कोशिका विभाजन में बाधा डालता है। अब बात करें इसकी कि इसके दुष्प्रभाव क्या है। इससे दांतों का रंग बदल सकता है और गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी जरूरी है इसको लेने से पहले। अगला आता है हमारा कौन सा? सल्फा औषधियाँ, सल्फा ड्रग्स। तो पहली औषधि की बात करें तो प्रोटोनसिल के रूप में सल्फा औषधियाँ बनी थी, और किसने? गेरहार्ड डोमक के द्वारा 1932 में बनाई गई थी। प्रोटोनसिल के रूप में इन्होंने पहली सल्फा औषधि बनाई थी। कहाँ काम करती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर मूत्र मार्ग का संक्रमण होता है उसको सही करने में दवाइयाँ काम आती हैं। प्रयोग की बात करें तो पेशाब की नली का संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, सिस्टाइटिस, ये दवाइयाँ, ये इन बीमारियों में ये दवाइयाँ काम आती हैं। विशेषता की बात करें तो ये जीवाणु मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई को स्ट्रेप्टोकोकाई को आवश्यक फॉलिक एसिड संश्लेषण से रोककर उनकी वृद्धि को रोकता है। ये क्या जीवाणु मतलब स्ट्रेप्टोकोकाई को आवश्यक जो फॉलिक एसिड संश्लेषण है, फॉलिक एसिड संश्लेषण को रोक देती है और इससे उनकी वृद्धि रुक जाएगी। दुष्प्रभाव की बात करें तो एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी दस्त, ये बीमारियां हो सकती है। जिससे कि हमारे एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी दस्त, ये चीज़ें हो सकती हैं। उदाहरण की बात करें तो सल्फा डाइजीन, सल्फापिरिडिन, सल्फाथायोजोल, सल्फाग्वानिडिन, तो ये कुछ सल्फा औषधियाँ हैं। ये तो हमने पहली वाली दवाइयाँ देख ली। दूसरी आती है हमारे एंटीसेप्टिक। क्या होती है? एंटीसेप्टिक मतलब जीवित उत्तक, जैसे हमारे त्वचा की कटने और घाव होने पे काम आती है। शरीर में बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन से जो गंध उत्पन्न होती है उस गंध को दूर करने में ये दवाइयाँ काम आती हैं। जैसे दुर्गंधनाशक होते हैं, जैसे माउथ वॉश होते हैं, डिओड्रेंट, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, हमारे चेहरे के पाउडर, इनमें ये चीज़ें काम आते हैं एंटीसेप्टिक। आप इसे याद रखेंगे।
जैसे हम कौन कौन सी दवाइयाँ काम में लेते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जैसे हमारा अल्कोहल है, आयोडीन, डिटॉल भी काफ़ी खास है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोरोजाइनिलॉल और टर्पिनियोल इन दोनों को मिला करके क्या क्लोरोजाइनिलॉल और टर्पिनियोल इन दोनों को मिला करके डिटॉल बनता है। बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, आयोडीन का टिंचर, ये भी आप याद रखेंगे। आयोडीन का टिंचर क्या होता है? अल्कोहल, पानी और आयोडीन कितना? 2 से 3% आयोडीन, इसे आयोडीन का टिंचर कहते हैं। बोरिक एसिड का टोनुविलियन क्या आंखों के लिए दुर्बल एंटीसेप्टिक होता है। बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड का टोनुविलियन क्या करता है? आंखों के लिए दुर्बल एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो इस तरह बहुत सारे एंटीसेप्टिक है। साबुन की बात करें, साबुन के अंदर भी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। साबुन के अंदर भी क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। और ये गुण डालने के लिए क्या बाईथायोजन मिलाया जाता है। साबुन के अंदर क्या मिलाया जाता है? बाईथायोजन मिलाया जाता है। फिर होता है एंटीवायरल। एंटीवायरल की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण है हमारे? रेमडेसिविर, एसाइक्लोविर, जिडोवुडिन, फेविपायराविर। हमारा फेविपायराविर, जिडोवुडिन, एसाइक्लोविर, रेमडेसिविर, ये हमारा एंटी वायरल है। फिर आता हमारा एंटीफंगल। एंटीफंगल की बात करें तो हमारे एम्फोटेरेसिन बी, ग्रीसियोफुल्विन। एम्फोटेरेसिन बी और ग्रीसियोफुल्विन हमारे ये एंटीफंगल है। एंटी प्रोटोजोआ जिसमें हमारा कुनैन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और मेट्रोनिडाजोल, ये हमारा एंटी प्रोटोजोआ के रूप में भी काम आते हैं। प्रोटोजोआ जो हमारे छोटे छोटे प्रोटोजोआ था, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, तो ये हमारे ये प्रोटोजोआ होते हैं, इनको रोकने के लिए काम आते हैं। अमीबियासिस जैसी बीमारियाँ उनको रोकने के लिए काम आती हैं। एंटीफंगल तो आपने जानते हो, जिनको हम क्या कहते हैं? दाद, तो रिंग वर्म्स होते हैं, दाद होते हैं, तो उनको रोकने के लिए काम आते हैं। एम्फोटेरेसिन बी, ग्रीसियोफुल्विन ये हमारे मच्छर के हैं, जो मलेरिया है, डेंगू है, उनको रोकने के काम आते हैं। फिर आते हैं हमारे कौन सा? एंटीवर्म या एंटी हेलमेंटिक, मतलब जो पेट में गंडाड़े या फिर कीड़े पड़ जाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो वो हमारे टेपवर्म होते हैं। हमारे जो हेलमेंटिक वर्ग के जो जीव होते हैं वो पेट में हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए काम आती है दवाइयाँ, जैसे एल्बेडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन। तो ये दवाइयाँ हमारी एंटीवर्म या एंटी हेलमेंटिक के रूप में काम आती हैं। चौथी दवाइयाँ आती है हमारे एंटी एलर्जी की दवाइयाँ, जो क्या है? एलर्जी को दूर करने के लिए काम आती हैं। एलर्जी को दूर करने के लिए काम आएगी ये दवाइयाँ। एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त होते रसायन। एलर्जी के कारण क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के एलर्जी होती है, एलर्जी तो समझते होंगे, किसी विशेष तत्व के प्रति या किसी विशेष चीज़ के प्रति आप मानव का शरीर क्या करता है? विशेष प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, वही हमारी क्या होता है? एलर्जी कहलाती है। और एलर्जी क्या होती है? जब व्यक्ति क्या है, जिससे उसको एलर्जी होती है, उसके संपर्क में आता है, तो उसके शरीर से क्या होता है? हिस्टामिन नाम का एक प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, जो क्या करता है? हमारे त्वचा, फेफड़े, यकृत के उत्तक, रक्त में उपस्थित होता है। जो हिस्टामिन प्रोटीन होता है, ये होता कहाँ का? त्वचा में होता है, फेफड़े, यकृत के उत्तक, रक्त, इन सब में होता है। हिस्टामिन क्या है? अमीनो अम्ल हिस्टिडीन के बिकार्बोक्सिलेरण के द्वारा उत्पन्न होता है। जो एक अमीनो अम्ल होता है हिस्टिडीन, जैसे आप उसके संपर्क में आते हो, किसके? जिससे आपको एलर्जी है, तो क्या होगा? इसका विकार्बोक्सिलीकरण होगा, जिससे हमारे हिस्टामिन बनता है। और प्रति एलर्जी दवा औषधियाँ जो कि हिस्टामिन के विरुद्ध काम करती है, क्या? हिस्टामिन के विरुद्ध काम करती है, हिस्टामिन को बनने से रोकती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिहिस्टामिन कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहता है? प्रतिहिस्टामिन कहा जाता है। अगली दवाइयाँ देखें, दवाइयाँ क्या इसी में ही देखते हैं, एलर्जी वाली देख लेते हैं। ये औषधियाँ क्या? शरीर पर दाने, खुजली, जलन, छींक, आँख, नाक, इनमें खुजली, इन सब में आराम दिलाती है। एलर्जी की बात करें तो एलर्जी में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? हमारे ट्रबल कफिंग, मतलब कफ, बार बार खांसी आती है, ईचिंग, खुजली होती है, स्नीजिंग, छींकें आती है, ड्रेनी नोज, मतलब नाक बहना शुरू हो जाती है, हेडेक, सर दर्द आता है, रेड और वाटरी आई, मतलब आंखें लाल हो जाती है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। हमारे हाइव्स और रैशेस, जो शरीर पे क्या होते हैं? दाने दाने या फिर हमारे दाग से हो जाते हैं। ये हमारे एलर्जी के सिम्टम्स हैं। बात करें आगे, जैसे कि हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एलर्जी में काम आती है? एविल, प्रोमफेनारामिन, क्लोरमफेनारामिन, सिट्राजिन, लेवोसिट्राजिन, ये दवाइयाँ हैं जो एलर्जी में काम आती हैं।
साइड इफ़ेक्ट की बात करें, अचेतना, नींद आना, ये दवाई बीमारियाँ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इन दवाइयों को लेने से। अगली हमारी दवाइयाँ आती है कौन सी, प्रतिअम्ल या एंटासिड। ये एंटासिड तो आप वैसे भी समझते हैं क्या होता है कि जैसे आप खाना खाते हैं, आप खाने को पचाने के लिए क्या हमारे आमाशय में क्या अम्ल निकलता है, और अम्ल कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल कौन सा होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के द्वारा निकाला जाता है। कभी आप क्या है अनियमित रूप से खाना खाते हैं, मतलब कभी तो ठोस खाना खाते हैं, कभी द्रव खाना खाते हैं, फिर कभी ठोस ज़्यादा खा लिया, ठोस भी कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, तो आपके क्या आमाशय को कभी भी पता नहीं चल पाता है कि इस बार हमें क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पादन कितना करना है। तो कई बार क्या अनियमित रूप से आप खाना खाते हैं ना, तो आमाशय के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन भी अनियमित रूप से किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन जब आमाशय अनियमित रूप से करेगा तो हमारे शरीर में क्या है, कई बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है। और उन अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, प्रतिअम्ल या एंटासिड काम में लेते हैं। बात करें आमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयुक्त रसायन होते हैं एंटासिड या प्रतिअम्ल। यदि पीएच का स्तर आमाशय में अधिक गिर जाए तो पेट में अल्सर बनने लगता है, जो प्राणघातक होता है। और अल्सर क्या होता है, हमारे अम्ल की वजह से क्या होता है, आमाशय की दीवारों के अंदर घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, इससे हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। और अल्सर ज़्यादा हो जाए तो प्राणघातक हो सकता है। प्रतिअम्ल क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो बनने वाला अम्ल है उसको उदासीन करने का काम करते हैं। जैसे कौन कौन से, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन। तो इस तरह की दवाइयाँ हैं जो हमारे एंटासिड के रूप में काम आती हैं। बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो इसके प्रयोग करने से आमाशय में क्षारीयता बढ़ जाएगी, जो क्षारीयता क्या करेगी, और ज़्यादा अम्ल उत्पादन को प्रेरित करेगी और हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, अपचय क्रियाएँ दूषित हो जाती, खराब हो जाती है। तो छठी प्रकार की लास्ट प्रकार की औषधियाँ आती है, कौन कौन सी, प्रतिनिषेचक या फिर एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन। तो प्रतिनिषेचक औषधियाँ उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जो गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग में आती है, जिन्हें आमतौर पर गर्भ निरोधक गोलियाँ या फिर हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में जाना जाता है। ये दवाएं उन हार्मोनों की क्रिया को दबाकर काम करती है जो गर्भावस्था को बढ़ाते हैं। प्रतिनिषेचक औषधियाँ क्या मुख्य रूप से दो प्रकार के सिंथेटिक हार्मोनों का मिश्रण होती है। क्या होती है, प्रतिनिषेचक औषधियाँ क्या होती है, दो प्रकार के सिंथेटिक हार्मोन होते हैं, उनका मिश्रण होती है। एक तुम्हारा एस्ट्रोजन और दूसरा हमारा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न। क्या, एक तुम्हारा एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न होते हैं। कुछ गोलियों में केवल प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न होता है, कुछ गोलियों में क्या होता है, केवल प्रोजेस्टेरोन का व्युत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हमारी ये जो दवाइयाँ हैं किस तरह से काम करते, कार्य करने की विधि की बात करें। ये दवाइयाँ निम्नलिखित तरीक़ों से गर्भावस्था को रोकने का काम करती है। और कौन कौन से तरीके हैं, पहला तो होता है ओव्यूलेशन को रोकना। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का संयोजन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, इसको रिहाई को बंद कर देता है, मतलब ये निकलता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, उसको रोक देता है। ये हार्मोन क्या ओव्यूलेशन के लिए आवश्यक होते हैं, ये हार्मोन निकलते हैं तो ओव्यूलेशन होता है। इसलिए इनकी कमी से क्या होता है, अंडाशय से अंडे का निकलना रुक जाता है। अंडाशय से क्या होगा, अंडा निकलना बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म को गाढ़ा करके, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स के में जो मौजूद श्लेष्म है उसको गाढ़ा कर देता है, और ये शुक्राणु के लिए गर्भाशय में प्रवेश करना और अंडे को निषेचित करना और भी ज़्यादा मुश्किल कर देता है। तीसरा, गर्भाशय की परत को पतला करना। तो दवाइयाँ क्या करती है, गर्भाशय की परत मतलब एंडोमेट्रियम को पतला कर देती है, और यदि निषेचन हो भी गया तो पतली परत होने के कारण निषेचित अंडे के लिए गर्भाशय की दीवार पर प्रत्यारोपित होना मुश्किल हो जाता है और वह निकल जाता है निश्चित अंडा। तो तीन तरीके हैं जिससे ये दवाइयाँ काम करते हैं, एक तो ओव्यूलेशन को रोकना, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्म को गाढ़ा करके, और तीसरा गर्भाशय की परत को पतला करके। अब बात करें कुछ प्रमुख प्रकार की जो प्रतिनिषेचक औषधियाँ हैं उनके बारे में। पहली होती है COC मतलब संयुक्त गर्भ निरोधक गोलियाँ, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों के सिंथेटिक व्युत्पन्न होते हैं, और सबसे आम प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, मतलब नॉर्मली लेते हैं यही होती है। उदाहरण जैसे हमारा एथिनिल एस्ट्राडियोल,
इनके साथ के विभिन्न प्रकार के प्रोजेस्टेरोन जैसे हमारे लेवेनोगेस्ट्रेल, नोरेंथ्रिड्रोन, डेसोजेस्ट्रेल, ये कुछ हमारे अलग प्रकार के प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये इसमें भी ऐड होते हैं। फिर बात करें केवल प्रोजेस्टेरोन गोलियां, जिन्हें मिनी पिल्स भी कहा जाता है। इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक व्युत्पन्न होता है। ये उन महिलाओं के लिए प्रयुक्त हो सकती है जो एस्ट्रोजन नहीं ले सकती, जैसे हमारा नोरेथ्रिडोन, नोरेथ्रिडोन जैसे। तीसरा आता है हमारे कौन सी गोलियां, विस्तारित चक्र गोलियां, जिसे एक्सटेंडेड साइकिल पिल्स कहते हैं। ये गोलियां लंबे समय तक मतलब 3 महीने तक सक्रिय हार्मोन प्रदान करती है, जिससे मासिक धर्म की संख्या कम हो जाती है। अब बात करते हैं हमारे प्रतिनिषेचक औषधियाँ। इन औषधियों को लेने से क्या फ़ायदा होता है, लाभ की बात करें तो यौन गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डालती, गर्भावस्था का खतरा कम करती है। इससे क्या होता है, मासिक धर्म के रक्तस्राव को कम कर सकती है। ये मासिक धर्म के दर्द और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम इनके लक्षणों को कम कर सकती है। फिर मुहासों को कम करने में मदद कर सकती है। मुहासों को कुछ प्रकार की गोलियाँ क्या मुहासों को कम करने में मदद कर सकती है। गर्भाशय और डिम्ब ग्रंथि के कैंसर के लिए खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इनके बचाव में मदद कर सकती है। जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है उनको दूर करने में मदद करती है। लेकिन इनके नुकसान भी होते हैं, जैसे प्रतिनिषेचक औषधियों के दुष्प्रभाव हैं, वो क्या क्या है। हालांकि दवाएं आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से दुष्प्रभाव है, जैसे हमारे जी मचलाना, सिर दर्द, स्तनों में कोमलता, वजन बढ़ना, मूड में बदलाव, अंतर मासिक धर्म स्त्राव या स्पॉटिंग। बात करें इनकी तो कुछ सावधानी के साथ इन दवाइयों को लेना चाहिए। प्रतिनिषेचक औषधियों का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए। डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा इतिहास के आधार पर आपके लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की गोली निर्धारित करेंगे, और इन दवाओं का नियमित रूप से और सही तरीके से सेवन करना गर्भनिरोधक प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने जो हमारे महत्वपूर्ण औषधियों के बारे में देखा, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।